वेलकम टू आवर चैनल इजी फार्मेसी। आज हम लोग जैसा पिछले लेक्चर में देखे थे कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की उस पार्ट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था जो कि हम लोग रेडियो एक्टिव कंपाउंड्स का हम लोगों ने एक डोजेज फॉर्म्स में क्रिएट करने की कोशिश की थी, और जिन्होंने हम लोगों ने ये भी देखा था कि कैसे अलग अलग फॉर्म जो नेचुरली भी पाए जाते हैं और साथ ही साथ आर्टिफिशियली भी उसे देखा जा चुका है। तो उसमें एक यूनिकनेस थी कि एक यूनिफॉर्म्ड अमाउंट में होना चाहिए। तो आज हम लोग उसके बारे में देखेंगे कि इनकी खास बात क्या है। जैसा मैं अक्सर पिछले बार कहा था कि इनमें क्या है कि यूनिक करेक्टर होनी चाहिए, यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, और साथ ही साथ इन्हें जितना रिक्वायर्ड अमाउंट में निकलना था उतना ही निकलना चाहिए। आखिर इसकी खास बात क्या है, तो आइए उसको हम लोग प्रॉपर्टी के बेसिस पे डिटरमाइन करने की कोशिश करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ रेडियो फार्मास्यूटिक्स। तो उससे पहले हम लोग देखें कि इसमें कौन कौन से फॉर्म्स होते हैं, कौन किस रेंज के बारे में हम लोगों ने जिक्र किया था। उसमें हम लोगों ने जिक्र किया था, मोस्टली हम लोग 3 टाइप्स के बारे में बात किए थे, अल्फा बीटा गामा। इसमें से अगर हम अल्फा रेज की बात करें तो अल्फा रेज हमेशा एक एक देखिए, सबसे इसमें यूनिक चीज ये है कि अल्फा रे एक लिस्ट पेनिट्रेटिंग पावर है। इसमें दो पॉजिटिव चार्जेज होते हैं। दीज पार्टिकल्स आर एमिटेड बाय सर्टेन रेडियो आइसोटोप्स, स्पेशली दोज ऑफ द हैवी मेटल. All the alpha particles are having the same energy because of low penetrating power of alpha particle. They do not find any use in biological application. क्योंकि इसकी लिस्ट पेनिट्रेटिंग पावर है तो इसे हम लोग मोस्ट प्रोबेबली हम लोग एक्सरेज में भी और कोई बायोलॉजिकल प्रोसेस में नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग को ये पता है कि इन रेडिएशन के बेनिफिट तो अल्टीमेटली यही है कि ये किसी भी इंटरनल स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करते थे। तो अगर इसमें पेनिट्रेटिंग पावर रहेगी ही नहीं तो शायद उसमें कोई ट्रीटमेंट होगा नहीं, तो इसलिए इसकी कोई ज़्यादा अभी तक तो नहीं देखी गई। दूसरा, उसका जो सेकंड नंबर है वो है हमारा बीटा रे। बीटा रेज मोस्ट प्रोबेबली दो फॉर्म में पाए जाते हैं, एक होते हैं बीटा पॉजिटिव पार्टिकल एंड बीटा निगेटिव पार्टिकल। इसे हम लोग पॉजिटिव पार्ट को पॉजिट्रॉन्स और निगेटिव पार्ट को निगेट्रॉन्स का नाम देते हैं। दे आर हैविंग द ग्रेटर पेनिट्रेटिंग पावर देन दैट ऑफ अल्फा रेज। देखिए अल्फा में ये लिस्ट था और ये बीटा में अल्फा से भी ज़्यादा पेनिट्रेशन पावर है। बीटा पार्टिकल्स हैव नेग्लिजिबल मास एंड हैव लेस आयनाइजिंग पावर देन अल्फा, बट इसमें ये खास बात है कि ये ग्रेटर पेनिट्रेशन पावर, और उससे भी सबसे ज्यादा हाई पावर में जो पेनिट्रेट कर सकता है वो है हमारा गामा रे। गामा रे सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन पावर इसका है अल्फा और बीटा के कंपैरिजन में। दे हैव नो मास और चार्ज. The penetrating power of gamma radiation has found to depend on atomic weight of absorbent and wavelength of the radiation. तो आपने क्या देखा कि जैसा मैं कहा था कि यूनिकनेस, यही इनकी यूनिकनेस है। ये आप देख रहे हैं कि अल्फा का लेस है, उससे थोड़ा ज़्यादा बीटा का है, और सबसे ज़्यादा और सबसे मोस्ट प्रोबेबली यूज होने वाला रे है वो है गामा रे। अब आइए इसके बारे में एक एक करके प्रॉपर्टीज देखते हैं। सबसे पहली बात अल्फा रे। अल्फा रे की अगर हम बात करें वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी की रेंज इसकी है 1.4 टू 1.7 टू 10 टू द पावर 9। अल्फा पार्टिकल की जो वेलोसिटी अगर हम एवरेज की बात करें तो इट इज अबाउट 10,000 माइल्स पर सेकेंड। और इनकी जो आयनाइजिंग पावर रिलेटिवली ऐसा मैंने देखा कि कम है, तो कम होने के कारण इसकी जो इंटेंस आयनाइजेशन होगा, सबसे पहली बात, इंटेंस आयनाइजेशन प्रोड्यूसेस इंटेंस आयनाइजेशन इन द गैस through which they pass, their ionizing power is 100 times greater than that of the beta ray. देखिए एक तरफ अगर हम बात करें कि अल्फा रे का पेनिट्रेशन पावर तो कम है, बट बीटा रे के कंपैरिजन में ये 100 टाइम सबसे ज़्यादा आयनाइज हो सकता है, इसीलिए सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज होता है। बट ये बायोलॉजिकल में उतना इफेक्टिव नहीं जैसा हम लोगों ने पिछले देखा था। 10,000 टाइम ग्रेटर देन दैट ऑफ गामा रे। पेनिट्रेशन पावर देखें, अल्फा पार्टिकल्स हैव शॉर्टेस्ट पेनिट्रेशन पावर अमॉन्ग्स थ्री रेडियोएक्टिव रेडिएशन। देयर पेनिट्रेशन पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आयनाइजिंग। देखिए अब यही चीज हम लोगों ने देखा कि जहां आप आयनाइजिंग पावर का बात करें तो अल्फा क्योंकि सबसे ज्यादा आयनाइजिंग होगा और पेनिट्रेशन ही उतना ही उसका कम होगा। अब बात करते हैं कि जैसा मैंने कहा था कि रेडिएशन इसकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रेडिएशन की अगर हम बात करें तो उसे हम लोग फ्लोरेसेंस टॉपिक में पढ़ते हैं। उस फ्लोरेसेंस में ये देखते हैं कि आखिर ये अल्फा रे कितनी फ्लोरेसेंट कामयाब हो सकती है। वही चीज़ यहाँ पे लिखा है, जब अल्फा पार्टिकल एमिट करेगा फ्लोरेसेंट स्क्रीन अ टाइनी फ्लैश ऑफ लाइट, जिसको कहते हैं सिंटिलेशन। Each individual scintillation can be observed with the help of apparatus spin thyroscope, which is a low power microscope. The alpha ray are scattered when they pass
through the thin sheets of mica gold foil. Deflection: the alpha rays are deflected by electric and magnetic field, showing that they are charged particles. Alpha ray produces a heating effect. The evolution of heat is due to the stoppage of alpha, beta, gamma ray by the radioactive substance. When exposed to alpha ray, the body suffers incurable burn. जैसा मैंने कहा था कि देखिए इसकी आयनाइजिंग पावर जस्ट अपोजिट है इसके पेनिट्रेशन पावर से, और साथ ही साथ इसे हम लोग बहुत इजीली भी डिटेक्ट कर सकते हैं इसे सिंटिलेशन स्पिन थेरिस्कोप के थ्रू। और साथ ही साथ इसमें अगर हीटिंग इफेक्ट बात करें, जैसा यहाँ पे लिखा कि जब ये एक्सपोज करते हैं अल्फा रे के, द बॉडी सफर्स इनक्यूरेबल बर्न। क्यों? क्योंकि उसमें आयनाइजेशन ज़्यादा होता है। आइए अब देखते हैं कि हमारा बीटा रे कैसे कामगार है। बीटा रे जिस तरीके का हम बात करें कि पेनिट्रेशन थोड़ी सी इसकी ज़्यादा होती है। फ्लोरेसेंस में अगर देखा जाए तो फ्लोरेसेंस में कामयाब तो है ही ये, यही चीज़ यहाँ लिखा कि जो बीटा पार्टिकल्स हैं, बीटा पार्टिकल्स या फ्लोरेसेंट देखते हैं तो ये बेरियम, प्लेटिनोसाइनाइड, कैल्शियम, टंगस्टेट एक्सेट्रा, they are readily scattered when passing through matter because they are extremely small mass। और आयनाइजिंग पावर अगर हम बात करें तो ये रिलेटिवली अल्फा से कम ही होंगी, यही चीज यहाँ लिखा कि बीटा रे produces ionization in air but the number of ions produced hardly 1 by 1000, 1 by 100 of those produced by alpha ray. Although their velocity is very high, they possess is a comparatively small mass and hence have small kinetic energy. Penetration: beta ray penetrate through large thickness of matter, that is about 1 centimeter thickness of one aluminium sheet। और डिफ्लेक्शन की बात करें तो बीटा रे आर डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। देयर डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन शोज दैट दे आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। डिफ्लेक्शन देखिए ये एक नया टॉपिक बना, डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन क्यों हुआ? क्योंकि ये एक निगेटिव पार्ट में भी तो था। और अगर हम बात करें वेलोसिटी की तो वेलोसिटी में सबसे ज्यादा है ये बीटा पार्टिकल डू नॉट इमर्ज आउट ऑफ पॉजिटिव न्यूक्लियस with the same range and velocity, rather they have a wide band of velocity ranging from 1 to 99% of the velocity of the light। यही चीज मैंने देखा कि आप अगर देख सकते हैं कि अल्फा रे और बीटा रे में अगर हम कंपैरिजन करें तो उनके काफ़ी ड्रास्टिक चेंजेस है, सिर्फ एक पेनिट्रेशन पे ही नहीं बल्कि आप देखें अगर आयनाइजेशन पे, आयनाइजेशन की कंडीशन में भी देख सकते हैं आप अल्फा से ये कितने कम है। और साथ ही साथ एक न्यू चीज़ में नज़र आई कि क्योंकि अल्फा तो होता है हमेशा पॉजिटिव चार्ज, और जो डिफ्लेक्शन होता है, डिफ्लेक्शन का मेन कारण है कि या तो कोई अपोजिट चार्ज है या तो सेम चार्ज डिफ्लेक्ट कर रहा है, और यही डिफ्लेक्शन हमें बीटा रेज में मिला जब हम लोगों ने चेकिंग किया था। सो अल्टीमेटली हम बात करें तो बीटा रे कुछ हल्की सी कुछ इंपॉर्टेंट करेक्टर बायोलॉजिकल बेसिस पे ये बेनिफिशियल हुआ। तो यही चीज यहाँ लिखा कि दे आर फोटोग्राफिक प्लेट, they affect photographic plate more strongly than alpha particle। यही चीज तो है कि एल्यूमिनियम शीट को ये पेनिट्रेट कर देता है। लार्ज थिकनेस ऑफ मैटर दैट इज अबाउट 1 सेंटीमीटर थिकनेस। अब आइए उसके बारे में और भी सबसे पेनिट्रेशन पावर है दैट इज गामा रे। गामा रे जो लाइट के स्पीड से जाता है, और साथ ही साथ इसकी अगर हम आयनाइजिंग पावर देखें तो रिलेटिवली कम होगी पर डिफ्लेक्शन काफ़ी ज़्यादा होगी और पेनिट्रेशन इसकी सबसे ज़्यादा होगी। जैसा हम लोगों ने पहले देखा था वही चीज़ यहाँ लिखा, gamma ray possesses the same velocity as that of light, that is 3 into 10 to the power 10। Ionizing power: they ionize the gas which they pass, although the ionization produced by them is comparatively small। Consequently, their penetrating power is very high as compared to that of beta ray। They can pass easily through 30 centimeter thickness of iron। Deflection: they are diffracted by crystal in the same way as X-ray। Fluorescence: they are capable of producing fluorescence and effective photographic plate more intensely than beta rays। तो अल्टीमेटली क्या हुआ? अल्टीमेटली देखें तो गामा रे बीटा रे के क्लोज तो है बट इसकी पेनिट्रेशन और डिफ्लेक्शन पावर से ये उससे डिफर है, और वेलोसिटी भी साथ में। तो आप देख सकते हैं कि अभी तक हम लोगों ने अल्फा, बीटा, गामा रेज देखा, तो अल्टीमेटली देख सकते हैं कि सबकी यूनिकनेस थी, सब अपने 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 स्पीड से निकलता था, बट अगर उसी में हल्की सी डिस्ट्रैक्शन आ जाए तो शायद ये बहुत सी घातक हो सकती है, इसलिए इसे प्रिजर्व करने की बहुत ज़रूरत होती है। तो आइए जो हम लोग अक्सर बेसिक नाम देख रहे हैं वो हाफ लाइफ। हाफ लाइफ को आखिर कैसे डिटरमाइन करते हैं? हाफ लाइफ मीन्स की
that is amount that is said to be the half of any type of life system. अगर हम बात करें किसी केमिकल की लाइफ पीरियड है कि 10 डेज है तो उसकी हाफ लाइफ दैट इज अबाउट 5, यानी दैट इज मीन्स की क्या हुआ कि आधा, जस्ट आधा होना, किसी भी चीज का आधा होना, तो इसकी आधा काफी ज्यादा भी हो सकती है। तो आइए देखते हैं कि हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, द टाइम रिक्वायर्ड टू डिसइंटीग्रेट वन हाफ ऑफ द ओरिजिनल अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस। In general, it may be said that at the end of the time t, only 50% of the radioactive element remains unchanged. At the end of the 2t, that is about 25, 3t 12.5, 4t 6.25. At the end of 10t, that is about only 0.1%. And the lifetime of radioactive element through theoretical infinite is finite of for all purpose, और इस हाफ लाइफ को इसी फॉर्मूला से देखा जाता है 0.693 अपॉन लैम्डा। लैम्डा यहाँ पे आपको वेवलेंथ के डिटरमाइन किया जा रहा है, वेवलेंथ यानी दो क्रेस्ट का डिस्टेंस, वे लैम्डा इज, इसे हम लोग इस लैम्डा को डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट कहते हैं और इसकी जो यूनिट होती है पर सेकेंड होती है। आप देख सकते हैं एक सिंपल से मैंने यहाँ एग्जांपल लिया है कि हाफ लाइफ ऑफ वेरियस रेडियो न्यूक्लाइड्स वेरी कंसिडरेबली, जैसे पोलोनियम 212 हाफ लाइफ ऑफ 3 × 10⁻⁻7, आयोडीन 131 हैज 8 डेज, जिंक 65 का 150 डेज, सोडियम 22 का 26 ईयर, यूरेनियम 238 हैज अबाउट 4.5 × 10⁴। सो अल्टीमेटली क्या हुआ, हाफ लाइफ हुआ। ये उनकी हाफ लाइफ है और ये उनकी फॉर्मूला है कि इस हाफ लाइफ से आप डिटरमाइन कर सकते हैं कि आपकी आपकी किसी भी एलिमेंट्स की हाफ लाइफ क्या होती है। तो अब बात करते हैं कि ठीक है, जैसा हम लोगों ने कहा कि अल्फा बीटा गामा रे सब आते हैं, ठीक है, ओके, सबकी एक यूनिक कैरेक्टर है, तो इसे हम लोग यूज कैसे कर सकते हैं, उसी चीज़ को हम लोग एप्लीकेशन के बेसिस पे देखते हैं। एप्लीकेशन में सबसे पहले एप्लीकेशन इसका देखा गया था पहले बहुत ही इनका, क्योंकि ये एक नॉवेल डिस्कवरी है। नॉवेल डिस्कवरी इन द सेंस कि पहले जब इनकी रेडिएशन निकलती थी तो जो इसे निकालते थे उस पर काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड भी होते थे और धीरे 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 इनमें इन्हांसमेंट होता गया। वही चीज़ यहाँ लिखा कि 1901 रेडियम वाज द फर्स्ट रेडियो न्यूक्लिड used in a medicine. This nuclide was most important medical radionuclide in use up to 1946. Current medical procedures employ more than 50 radionuclides in a wide variety of chemical and physical forms. बेसिकली ये जो रेडियो न्यूक्लिड्स हैं मेडिसिन और फार्मेसी में दो अलग अलग तरीके से इनका यूज होता है। आप एक देख सकते हैं रेडिएशन के रूप में और तो और रेडियो ट्रेशर, रेडियो एक्टिव ट्रेशर के रूप में। और जो हमारा रेडिएशन सोर्स है इसकी प्रिंसिपल रोल आप देख सकते हैं कि मेडिकल के यूज में थेरेपी में यूज करते हैं और कैलिब्रेशन ऑफ रेडिएशन डिटेक्शन एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। और रेडियो एक्टिव ट्रेशर आपका रेडियो फार्मास्यूटिकल जो डायग्नोस्टिक में यूज है। सो अल्टीमेटली इन रेडियो एक्टिव की मेडिसिन किसी रेडिएशन के पर्पज से बात करें, जैसा कि कोई टेस्टिंग हुआ तो उस चीज़ में इन रेडियो न्यूक्लाइड्स का ज़्यादातर इनका यूज होता आया है। सो थैंक यू सो मच। आई होप आपको उसके बारे में, रेडियो एक्टिव के बारे में पता भी चला होगा और इसके एप्लीकेशंस को भी यूज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। सो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।